टेक्सटाइल में दिक्कत यही है कि कॉटन प्राइसेस एक तरफ नरम हो जाए वो एक पॉजिटिव है, लेकिन इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो दरअसल कुछ इम्पैक्ट खा सकता है ग्लोबल चिंता और ग्लोबल क्राइसिस की वजह से। अच्छा, ग्लोबल की बात हो रही है तो एक बार आपके लिए लेकर आते हैं डाउ फ्यूचर्स का हाल। दरअसल शो से पहले जब हम तैयारी कर रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स 141 पॉइंट नीचे था, अब जो इशारा है वो 190 अंकों की गिरावट। नैस्डैक तब 100 पॉइंट नीचे था, 140 पॉइंट नीचे। S&P तो वैसे भी कमजोर चल ही रहा है, तो ये कमजोरी बढ़ती हुई और कमजोरी इसी के साथ साथ भारतीय बाजार में भी थोड़ी सी और मैग्नीफाई हो गई है। 16,890 के स्तरों पर इस समय ट्रेड देखने को मिला है, तो दिन की ऊंचाई से हम करीब करीब 150 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। याद रखिएगा 825 आज का लो है, उसको होल्ड करना जरूरी है वरना स्थिति बिगड़ सकती है। 37,825 निफ्टी बैंक का लो, और निफ्टी बैंक भी इस समय आपकी स्क्रीन पर आएगा 37,899 पर इस समय आ चुका है। ये भी ऊपरी लेवल से 450 पॉइंट के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। एक बार रुपए का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि रुपए ने आज 81.93 तक के लेवल्स दिखाए थे और उसने दरअसल चिंता बढ़ाई है। वही लेवल्स पर इस समय ट्रेड। दीपन मेहता को जोड़ लेते हैं। दीपन, आफ्टरनून। सिचुएशन गंभीर होती हुई और हमारे इंटरनल से ज्यादा ये डॉलर इंडेक्स, ये रुपी में करेक्शन और ऑफ कोर्स यूएस में जो सेल साइड्स की पोजीशन लगातार एक्टिव हो रही है वो ज्यादा भारी पड़ने लगी हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए? भारतीय इन्वेस्टर्स कितना इग्नोर करें ग्लोबल सिचुएशन को? गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कम से कम 15-20 साल में कई बार ऐसी क्राइसिस आई है मार्केट्स में। 2000 में नैस्डैक का जो पूरा बबल था वो क्रैश हो गया था। फिर 2008 में वी हैव सीन दी लेमन ब्रदर्स क्राइसिस। 13-14 में देयर वाज अनदर क्राइसिस। यूरोप में कई बार सॉवरेन डेट से लेके क्राइसिस आई है मार्केट्स में। सो दिस इज नथिंग न्यू। आई थिंक इन्वेस्टर्स जो पिछले कुछ सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे हैव टू टेक इट इन देयर स्ट्राइड दैट ग्लोबल मार्केट्स में जब भी कुछ भी ऐसे खराब समाचार आएंगे और देयर विल बी सम क्राइसिस ओवर देयर, अवर मार्केट्स विल डेफिनेटली गेट इम्पैक्टेड। पर अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो जब भी ये ग्लोबल क्राइसिस या ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी मार्केट्स में बिकवाली आई है, इन 6 to 12 months आफ्टर दैट द मार्केट्स हैव रैलीड सिग्निफिकेंटली एंड इन्वेस्टर्स हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि ये जो खराब पीरियड है, ये जो सिचुएशन है, आप उसको राइड आउट कर दीजिए। जस्ट रिमेन इन्वेस्टेड और ज्यादा कुछ बहुत ही ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दीज डेज ऑल्सो विल पास एंड यू विल सी वेरी गुड टाइम्स वंस ग्लोबली द मार्केट सेटल डाउन एंड दिस एंटायर प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, वॉर, कमोडिटी प्राइसेस, ये एक बार सेटल हो जाएगा, then I think we will be a best outperforming market in the world and we can expect to get a lot of foreign inflows. बहुत ईज से कहा, जस्ट राइड इट आउट, स्ट्रेस मत लीजिए। ऐसे दिन आते हैं और इस डिप का शायद फायदा उठाना चाहिए। तो दीपन बताइए, आपने हाल फिलहाल कोई एक ऐसा सेक्टर है जहां पर एक्सपोजर बढ़ाया हो, जहां पर निवेश और ज्यादा शुरू कर दिया है? इस डिप का फायदा आप कैसे उठा रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली वी आर मोर और लेस फुली इन्वेस्टेड, इसलिए ऐसा कुछ खास फायदा तो लिया नहीं है मार्केट्स में। बट आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड जनरली रिमेन ओवरवेट इन बैंक्स, in auto sector, consumption oriented themes like retail, entertainment, building material, appliances. I think जो upcoming festive season है, that will be a very good one for Indian economy. और ये एक investment theme जरूर से आप follow कर सकते हो और उसमें फायदा ले सकते हो। There's also real estate which is doing very well. So on the whole, I think अगर आप देखेंगे तो underlying Indian economy के fundamentals और जो corporate profits है, they are pretty much strong. Yes, of course, there will be some impact of demand on exporters और रुपी की बढ़ने की वजह से local importers को भी थोड़ा उसका नुकसान आ सकता है. But by and large, I think Indian companies are in very good shape, and I don't think that there's much of a problem in terms of their corporate profits. Valuations भी थोड़े अच्छे level पे आ चुके हैं. There is some amount of margin of safety as well. So I think if an investor is sitting on the sidelines और आपके पास कैश है पोर्टफोलियो में या फिर आपकी सेविंग्स की कैश फ्लो आ रही है, तो दीज आर ग्रेट टाइम्स टू इन्वेस्ट इन द मार्केट. आप ग्रेजुअली इन्वेस्ट कर सकते हो इन बैंक्स, ऑटो, एज आई सेड, एनबीएफसी स्टॉक्स है, और जो कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स है, यू कैन इन्वेस्ट ओवर देयर.
the only sector to avoid would be the commodities. विपिन जी, अभी आप एनबीएफसीज का जब जिक्र कर रहे थे, आपने बैंक्स का भी जिक्र किया, लेट्स टॉक अबाउट एनबीएफसीज इन आइसोलेशन. एक तो ये रेट साइकिल जो रिवर्स हुआ, आई मीन फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, आई मीन आपकी ईएमआई सब्सटेंशियल अगर आप देखें ऊपर चली गई, स्पेशली आई मीन हाउसिंग लोन्स रेट्स काफ़ी ऊपर हुए. और दूसरी बात ये जो एमएनएम फाइनेंशियल वाला इंसिडेंट हुआ था, जिसमें आपको थर्ड पार्टी रिकवरी को लेकर अगर आप देखें आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया, इट वॉज आई मीन केस इन आइसोलेशन, बट इसका स्प्रेड हमने सारे एनबीएफसीज में अगर आप देखें देखा, और रिकवरीज को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगेगा अब, या फिर इटसेल्फ जो एमएनएम फाइनेंशियल्स का स्टेटमेंट था, उसके मद्देनज़र एनबीएफसीज पर आपका व्यू क्या है सर? और क्या अगर मुझे एनबीएफसीज में रहना है तो क्या मैं सिर्फ अपने आप को क्रीमी लेयर तक सीमित रखूं, B2 तक? आपका व्यू? बिल्कुल, आई थिंक वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव व्हेन इट कम्स टू एनबीएफसीज, क्योंकि आईएलएफएस क्राइसिस में जिस हिसाब से एनबीएफसीज को प्रॉब्लम्स आए थे एंड द वैल्यू डिस्ट्रक्शन व्हिच टुक प्लेस, दैट इज स्टिल क्वाइट फ्रेश इन माय मेमोरी. सो गो फॉर द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप कंपनीज व्हिच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड व्हिच हैव मैनेज्ड द क्राइसिस प्रीटी मच वेल. The likes of Bajaj Finance, Cholamandalam, I think have done very well. So I think you can stick to the quality stocks over there. और आपने एक बात ये भी कही कि इंटरेस्ट रेट की वजह से, बढ़ने की वजह से EMIs बढ़ रहे हैं. That is definitely true. पर अगर आप देखेंगे तो salary increments on an average in India in the last few months have been around 10.7%. तो income भी बढ़ ही रही है, and of course part of it is going towards higher EMIs. But on the whole, आज की तारीख में I don't think there is so much of a stress, at least on the urban households. Yes, rural spending थोड़ा weak है, and they have been hit hard by the pandemic. And जो monsoon भी इस time आया है, I think it has been uneven and slowly, slightly erratic. और कुछ ऐसे क्षेत्र है, कुछ ऐसे crops है जहाँ पर थोड़ा shortfall आया है, जिसकी वजह से I think there will be some amount of stress on rural spending. पर अगर government subsidies और government का spending strong रहता है, I think rural demand also should come back pretty much to its earlier levels also. So I don't think that one needs to be a bit too perturbed about it. But as I said, when it comes to banks and NBFCs, we should be very selective. But it is a very high growth sector. और उसकी वजह ये है कि इकोनॉमी पिकअप हो रही है, तो उसकी वजह से लोन ग्रोथ बढ़ रही है. लोन ग्रोथ बढ़ती है तो फी इनकम बढ़ती है, और नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ जाता है बैंक्स एंड NBFCs का. और अभी हाल ही में सभी बैंक्स एंड NBFCs ने काफी हद तक जो उनके एनपीएज है उनमें ज्यादातर प्रोविजन कर दिया है. सो क्रेडिट कॉस्ट यानी कि एनपीए की प्रोविजनिंग रहेगी वो भी काफी हद तक कंटेन्ड या बहुत कम रहेगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स अच्छे दिखेंगे. सो दीज आर गुड टाइम्स आई वुड से फॉर द एंटायर लेंडिंग इंडस्ट्री, बैंक्स एंड NBFCs. एंड वैसे भी इनका वेटेज सेंसेक्स निफ्टी में ज्यादा है, so I would suggest at least 30 to 40% weightage in bank and NBFCs in one's portfolio.